हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुलदीप सिंह है और आप देख रहे हैं इजी स्किल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं विटामिन्स की। तो दोस्तों, आज हम विटामिन्स की बात करने वाले हैं। जैसा कि पहले पिछली कक्षाओं में विटामिन्स के बारे में थोड़ा बहुत सबको पता भी होगा। तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन्स होते क्या है। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, यानी कि एक ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जटिल का मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो शरीर में उपस्थित अभिक्रियाओं, यानी कि शरीर में जो भी अभिक्रियाएं हो रही हैं, जैसे डाइजेशन हो रहा है और न्यूट्रिशन से लेकर जितनी भी चीज़ें हैं, इन सभी की जो अभिक्रियाएं हो रही हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उनमें एक कैटालाइसिस का काम करता है, एक उत्प्रेरक का काम करता है। दोस्तों, उत्प्रेरक का मतलब होता है जब कोई अभिक्रिया होती है, कोई क्रिया होती है, उसको या तो थोड़ा सा बढ़ाया जाए या कम किया जाए, यानी कि उसकी दर को, अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देना, ये उत्प्रेरक का काम होता है। तो विटामिन्स क्या होते हैं? ये एक जटिल कार्बनिक यौगिक हैं और ये हमारे शरीर में जो भी अभिक्रियाएं हो रही हैं, जो भी पाचन से लेकर के हार्मोन से निकलना या जो भी ग्लैंड्स, जितनी भी शरीर की क्रियाएं हैं, उन सभी में उत्प्रेरक का काम करती है। यानी कि हमारे जो विटामिन्स होते हैं, ये उन अभिक्रियाओं को या तो धीमा करते हैं या फिर तेज करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? शरीर की संतुलन को बना के रखते हैं। तो हमने ये उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित मतलब या जिसको धीमा करना होता है उसको धीमा करते हैं और जिसको बढ़ाना होता है उसको बढ़ाते हैं। तो इनमें सहायक आहार भी कहा जाता है। तभी जो विटामिन्स होते हैं उनको एक सहायक आहार भी कहा जाता है। एक ऐसा आहार जो भोजन के साथ में इसको लेना आवश्यक है। और इसके बाद जैसे विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। विटामिन्स होते हैं ये हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं, हम खाना के साथ में ही इनको ले सकते हैं। हमारा शरीर विटामिन्स को बना नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि हमारा शरीर जो है विटामिन्स को बना ले। इसके बाद जैसे कि विटामिन के तथा विटामिन डी इसके अपवाद हैं। जैसे कि होता क्या है, तो हमारा जो शरीर होता है विटामिन के बनाता है और विटामिन डी बनाता है, लेकिन उसका भी ऐसा नहीं कि विटामिन डी हमारे शरीर में है। विटामिन डी बनाने की जो क्षमता है वो हमें, जैसे कि सूर्य की रोशनी पड़ती है जब शरीर से, तो हमारा शरीर विटामिन डी बनाता है। ऐसे ही विटामिन जो के है उसको भी हमारा शरीर बाहरी रिसोर्सेसों से प्रभावित होकर बनाता है, जबकि इनका शरीर में ऐसा कोई निर्माण नहीं होता है। तो ये एक अवरोध जो विटामिन हैं, विटामिन के और विटामिन डी, इस बात के अपवाद हैं कि हमारा शरीर इन विटामिनों को शरीर संश्लेषित नहीं करता है, यानी विटामिन को शरीर बनाता नहीं है। दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि हम विटामिन को अब डिवाइडेशन किया जाए या क्लासिफिकेशन किया जाए तो उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। वे भाग क्या हो सकते हैं कि जैसे कुछ विटामिन होती हैं वाटर सोलुबल होती हैं, कुछ फैट सोलुबल होती हैं। यानी कि दोस्तों, जल में कुछ घुलनशील विटामिन होती हैं और वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन को हम जैसे देखते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1, B2, B3, B5 और B6, B12, तो इस प्रकार के, और B7 भी होता है। तो ये सारे विटामिन हमारे कैसे होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन। तो सबसे पहले हम जैसे B1 देखते हैं, तो विटामिन B1 होता है जो, उसका जो रासायनिक नाम है, यानी कि B1 हमारा किस केमिकल या किस रसायन से बनता है, उसका जो रासायनिक नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, थायमीन। विटामिन B1 को हम थायमीन कहते हैं। और इसके जो रिसोर्सेस हैं वो अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, ईस्ट, अंडे और मास्ट। ये हम इन चीज़ों को अगर हम सेवन करते हैं तो विटामिन B1 के हमें रिसोर्सेस मिलते हैं, यानी कि हमारे शरीर में विटामिन B1 जा रहा होता है। तो उसके बाद में अब दोस्तों, विटामिन B1 अगर नहीं होता है तो इसकी कमी से क्या रोग हो सकते हैं?
एक डिजीज होती है हमारे शरीर में बेरी बेरी करके। तो हमारे शरीर में जब विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में बेरी बेरी डिजीज़ हो जाती है। तो हमें क्या पता चला, B1 का नाम थायमीन होता है और अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, ईस्ट, अंडे, मांस और इनसे हमें विटामिन B1 मिलता है। और विटामिन B1 की कमी से हमारे शरीर में बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसके बाद हम जैसे सेकंड नंबर पे देखते हैं विटामिन B2। तो इसका नाम दोस्तों होता है राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन जो ये इसका रासायनिक नाम है। और ये अब इसको रिसोर्सेज क्या हैं देख लेते हैं एक बार। पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियां, मांस, यकृत, बीन्स, मेवा और टमाटर, मशरूम। तो ये हमारे इस रिसोर्सेज हैं जो शरीर को विटामिन, अगर B12 की कमी है तो इन चीज़ों को खाने से हमारे विटामिन B12 की कमी को दूर हो जाएगी हमारे शरीर से। अगर विटामिन B12 की कमी है तो हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होगा और क्या डिजीज़ हो सकती हैं, तो उसके लिए दोस्तों तो विटामिन B12 की कमी से हमारे शरीर में जो रोग होता है उसका नाम होता है किलोसिस नाम का एक रोग हो जाता है विटामिन B2 की कमी से। तो हमने क्या देखा, विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लाविन है। अंडा, पनीर, ईस्ट, हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, यकृत, बीन्स, टमाटर, मशरूम, मेवा, इन चीज़ों से ये मिलती है। आगे बढ़ते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 की जब हम बात करते हैं इसका रासायनिक नाम दोस्तों होता है नियासिन विटामिन B3 का नाम है। और दोस्तों दूध, इसके जो रिसोर्सेस हैं या इसके जो स्रोत हैं जहाँ से विटामिन B3 मिलता है उसको हम कह सकते हैं दूध, ईस्ट, मछली, मांस, यकृत, अंडे, फलियां, हरी मटर और दूध, मशरूम, मूंगफली और मेवा। तो ये हमारे विटामिन B3 के रिसोर्सेस हैं। विटामिन B3 इन चीज़ों से मिलती है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं कि विटामिन B3 की कमी से कौन से ऐसे रोग हैं जो हो जाते हैं। तो इसका नाम होता है रोग का फिलाग्रा नाम का एक डिजीज़ शरीर में हो जाती है विटामिन B3 से। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन B5। तो पेंटाथीनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। दोस्तों विटामिन B5 का नाम क्या है, पेंटाथीनिक अम्ल। उसके बाद इसके हम रिसोर्सेज या स्रोत की बात करते हैं तो दूध, यकृत, मांस, दही, टमाटर, मूंगफली, गन्ना, मक्का, ब्रोकली, मशरूम, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं और गोभी। तो B5 के लिए जो हमारा पेंटाथीनिक अम्ल होता है उसको प्राप्त करने के लिए हमें दूध, यकृत, मांस, दही, टमाटर, मूंगफली, गन्ना, मटर और मक्का, ब्रोकली, मशरूम, सूरजमुखी के बीज, गोभी, इन चीज़ों को खाने से हमारे शरीर में विटामिन B5 की कमी दूर हो जाती है। अगर दोस्तों विटामिन B5 वृद्धि में कमी, यानी कि जो हमारा शरीर में जब विटामिन B5 की कमी होती है तो हमारा शरीर वृद्धि कम करता है, वृद्धि में कमी हो जाएगी। चर्म रोग, हमारी स्किन के बहुत सारे डिजीज़ हो जाएंगे, यानी कि त्वचा के रोग हो जाएंगे बहुत सारे, त्वचा रूखी हो जाना या त्वचा से संबंधित और भी जितने भी रोग हैं। तो विटामिन B5 से काफ़ी रोग प्रभावित होते हैं, यानी काफ़ी रोग विटामिन B5 से त्वचा के रोग उत्पन्न होते हैं। बालों का सफ़ेद होना, जो कम उम्र पे लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इसमें काफ़ी रोल विटामिन B5 का होता है। इसके बाद जनन क्षमता, यानी जो प्रजनन क्षमता होती है शरीर में उसको भी प्रभावित करता है हमारा विटामिन B5। और अस्थमा और तनाव, अस्थमा एक डिजीज़ है जिसमें खासकर मतलब काफ़ी एज जो ऐसे बोल सकते हैं 30+ के लोगों में अस्थमा काफ़ी पाया जाता है। अस्थमा एक प्रकार का खांसी की ही एक मतलब स्टेज होती है जो आगे चल करके इसमें सांस की दिक्कत होने लगती है। हमेशा उनके शरीर में ऐसा लगने लगता है कि जैसे सांस की कमी पड़ रही हो, बहुत तेज़ सांस लेते हैं। तो अस्थमा और तनाव का मतलब ये टेंशन, इस सिर दर्द होना और इस प्रकार का जो तनाव रहना। तो हमारे विटामिन B5 की कमी से क्या हो जाता है, एक तो शरीर वृद्धि नहीं करता है, चर्म रोग हो जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जनन क्षमता में कमी होती है,
और अस्थमा और तनाव होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके हम बात करते हैं विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। इसका जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों पायरिडॉक्सिन। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। ये अब इसके हम स्रोत या रिसोर्सेज देखते हैं। इसका रिसोर्सेज है हमारा मांस, मछली, ईस्ट, यकृत, लीवर, अनाज, पालक, आलू, गाजर, शकरकंद, केला। तो हमने क्या देखा, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। इसके हमारे रिसोर्सेज हैं मांस, मछली, ईस्ट, यकृत, दूध, अनाज, पालक, आलू, मटर, गाजर और शकरकंद, केला। अब जैसे विटामिन B6 की कमी से हमारे शरीर में कौन से ऐसे रोग हो जाते हैं, जैसे कि रुधिर क्षीणता को हम एनीमिया बोलते हैं। इसका सीधा समझ सकते हो, शरीर में खून की कमी होना, यानी शरीर में खून की कमी हो जाती है, उसी को दोस्तों एनीमिया कहा जाता है। चर्म रोग, इसमें भी चर्म रोग हो जाते हैं या खून की कमी हो जाती है और खून में बहुत सारी ऐसी कमियां हो जाती हैं जो हमारे त्वचा को प्रभावित करती हैं। और पेशी ऐंठन को दोस्तों, जैसे कि पैर या हाथ पैर की जो भी मसल्स हैं उसमें एक अजीब सी ऐंठन, अजीब सा दर्द रहना, तो हमारे विटामिन B6 की कमी से ये रोग होती हैं, रुधिर क्षीणता, एनीमिया, चर्म रोग, पेशी ऐंठन। तो विटामिन B6 का दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं, इसका नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं विटामिन B12 की बात करते हैं। तो इसका नाम होता है साइनोकोबालामिन या साइनोकोबालामिन इसको बोलते हैं। तो इसका ये रासायनिक नाम हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके रिसोर्सेज क्या है, इसके स्रोत क्या हैं विटामिन B12 के। तो इसके दोस्तों स्रोत होते हैं दूध उत्पाद, मांस, मछली, अंडा और यकृत, यानी कि दूध और दूध के बने हुए जितने भी उत्पाद हैं, चाहे वो दही हो और पनीर से लेकर के जितने भी दूध के बने हुए उत्पाद होते हैं, जो भी प्रोडक्ट दूध से बनते हैं, वो सभी हमारे B12 में कारगर होती हैं, यानी B12 इसमें पाया जाता है। मछली, अंडा, यकृत भी इसमें शामिल है। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाएगा, रुधिर क्षीणता, जो हमारे B6 से हो रहा था, B12 से भी वही चीज़ हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, तंत्रिका तंत्र दोस्तों होता है जो हमारे शरीर को संतुलन बना के रख रहा है। मेरे हाथ पैर को, जैसे हमारे पैर में कोई चोट लगी है, पैर में कोई टकराता है, तो हमें पैर पीछे खींचने की जो एक सोच है वो हमारा जबकि दिमाग काम करता है, तो हमारे दिमाग से पैर तक को जो कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं हम तंत्रिका तंत्र। इसको इंग्लिश में नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये बहुत लंबी तंत्रिका सेल से बना हुआ एक सिस्टम है। तो हमारे तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है, जिससे हमारे हो सकता है शरीर को संतुलन होने में भी बहुत सारी परेशानी हो जाए। इसके बाद जैसे हम बात करते हैं विटामिन B7, इसे विटामिन H भी कहते हैं। ये दोस्तों बड़ा ज़रूरी चीज़ है याद रखने की, विटामिन B7 को विटामिन H भी कहते हैं। और इसका जो नाम होता है बायोटिन, क्या नाम होता है दोस्तों, बायोटिन, जो आजकल काफ़ी चर्चित है ये नाम, क्योंकि आजकल लोगों में बालों का झड़ना, ये सब जो समस्याएं आ रही हैं, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हमारा विटामिन B7 और विटामिन H, जो बायोटिन मतलब एक रसायन का बना होता है। इसका नाम, रासायनिक नाम जो बायोटिन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके रिसोर्सेज की। तो यकृत, मांस, अंडा, ईस्ट, मेवा, यानी मेवा में हम अखरोट ले सकते हैं, केला, गेहूँ, मूंगफली, फल, सब्जियां और चॉकलेट। तो हम दोस्तों बात करते हैं कि विटामिन B7 की बात करते हैं, विटामिन H भी कहते हैं इसे, बायोटिन इसका रासायनिक नाम है। यकृत, मांस, अंडा, ईस्ट, मेवा, अखरोट, केला, गेहूँ और मूंगफली, फल, सब्जियां, चॉकलेट आदि इसके रिसोर्सेज हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब हमारे शरीर में विटामिन 7 की कमी हो जाती है या विटामिन H की कमी हो जाती है या हमारे शरीर में बायोटिन की कमी हो जाती है, तो हमारे चर्म रोग हो जाते हैं, शरीर में बहुत सारी त्वचा के रोग हो सकते हैं, बालों का झड़ना हो जाता है, और ऐसे कई जो बालों के झड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये बायोटिन जिम्मेदार है। तो बायोटिन के बारे में हमने क्या जाना, हमारे ये रिसोर्सेज हैं, ये विटामिन 7 को ही हम बायोटिन कहते हैं। इसके बाद हम जब बात करते हैं
फॉलिक अम्ल ये एक विटामिन का समूह है, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है इसी का एक समूह है पूरा। तो इसमें फॉलिक अम्ल होता है, यानी फॉलिक अम्ल को हम विटामिन का एक समूह बोलते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके पूरे को विटामिन फॉलिक अम्ल कहते हैं। तो इसका जो रिसोर्सेस हैं हमारे यकृत, ईस्ट, सोयाबीन, हरी सब्जियाँ, फलियाँ, ब्रोकली, गोभी और सतावर। तो हमारा जो फॉलिक अम्ल है ये क्या है, विटामिन बी का समूह पूरा। इसका अलग से नाम कुछ नहीं होता है। जो विटामिन हमने अभी देखा जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, इनका जो पूरा एक ग्रुप होता है विटामिन का वो फॉलिक अम्ल बनाता है। यानी फॉलिक अम्ल भी इसमें पाया जाता है कि फॉलिक अम्ल से अगर हमारे शरीर में फॉलिक अम्ल की कमी है तो इसे हम एनीमिया भी कहते हैं। रुधिर की कमी है, वृद्धि का अवरोध होना, तो तभी तो ज़्यादातर जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के टैबलेट्स होते हैं उनमें फॉलिक एसिड पाया जाता है, यानी फॉलिक एसिड ज़रूर मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी की बात करते हैं। इसका जो रासायनिक नाम दोस्तों होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसके बाद विटामिन सी जो हमारा एस्कॉर्बिक एसिड है, इसको जो रिसोर्सेस हैं नींबू वंश के खट्टे फल, टमाटर, पपीता, आलू, अमरूद, ब्रोकली, कीवी, स्ट्रॉबेरी और पालक। तो ये हमारे विटामिन सी के बड़े अच्छे रिसोर्सेस हैं। नींबू वंश के खट्टे फल, जितने भी नींबू वैरायटी के जो भी खट्टे फल होते हैं, और टमाटर, पपीता, आलू, अमरूद, ब्रोकली, कीवी, स्ट्रॉबेरी और पालक ही हमारे विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। जो विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगर हम बात करते हैं विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग की, तो स्कर्वी रोग होता है जो हमारे दांतों में खून आना, दांतों में एक स्मेल देना और दांतों को कमज़ोर कर देना, यानी दांतों का बहुत कम उम्र पे हिलने लगना, या दांत के जितने भी संबंधित रोग होते हैं इनमें विटामिन सी का अहम रोल होता है। तो हमने विटामिन सी के बारे में भी देख लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं, अभी जैसे हमने आप पहले ही बताया था तुमको कि हम लोग बात करते हैं विटामिन को जब हमने दो भागों में बांटा था, यानी कि एक जल में घुलनशील विटामिन और हमारे वसा में घुलनशील। तो हमने जल में घुलनशील विटामिन को पढ़ लिया है। विटामिन बी और सी ये हमारे जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वसा में घुलनशील विटामिन, यानी वसा में घुलनशील विटामिन। तो हम एक ऐसे भी समझ सकते हैं जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो तभी तो आपने देखा होगा जैसे कि सब्जी को काटने से पहले धुल लेना चाहिए। उसे जब हम छोटे छोटे पीस करने के बाद धुलती हैं सब्जी, तो हमारे सब्जी से बहुत सारी विटामिन सी और जो विटामिन बी होती है वो घुल जाती है, यानी बह जाती है। क्योंकि जो विटामिन सी और बी होता है ये हमारे मतलब जल में घुलनशील होती है और ये घुल के बाहर भी निकल जाती है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो हम दोस्तों देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन में सबसे पहले हम विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए काफ़ी कॉमन है। इसका जो कॉमन नाम भी अच्छा काफ़ी बार पूछा भी जाता है विटामिन ए के बारे में। इसका नाम जो होता है रेटिनॉल होता है। इसका जो केमिकल नेम है या रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और इसके जो स्रोत होते हैं हमारे दोस्तों दूध, मक्खन, दही, अंडा और यकृत, मछली का तेल, पालक, ब्रोकली, गाजर और अखरोट। तो विटामिन ए के हमने स्रोतों को पढ़ा और विटामिन ए के नाम को पढ़ा। तो दोस्तों हमारे विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और इसको जो रिसोर्सेस हैं दूध, मक्खी, दही, अंडा, मछली का तेल, पालक, ब्रोकली, गाजर और अखरोट। कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का सल्की भवन। जैसे कि अब हमारे देखते हैं कि विटामिन ए से जो डिजीज़ होते हैं वो हमारे दृष्टि रोग होते हैं बहुत सारे, आँखों से कम दिखाई देना या आँखों से संबंधित जो भी रोग होते हैं उनमें विटामिन ए का अहम रोल होता है। तो हम दोस्तों बात करते हैं जैसे कि कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का शल्की भवन,
या रतौंधी, ये काफ़ी कॉमन कई बार पूछा जाता है। तो रतौंधी जो कॉमन डिजीज़ है एक, ये हमारे विटामिन ए से होती है। इसके बाद वृद्धि अवरुद्ध होना, अगर जो शरीर की वृद्धि भी है ये भी विटामिन ए से काफ़ी प्रभावित होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा विटामिन ए का रोल हमारी आँखों की रोशनी और हमारे आँखों की दृश्यता पर डिपेंड होता है। इसके बाद हम जैसे बात करने वाले हैं विटामिन डी। विटामिन डी की जब बात करने वाले हैं तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल नाम दिया गया है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल नाम दिया गया है। इसके जो रिसोर्सेज हैं मक्खन, यकृत, अंडे, सूर्य का प्रकाश, यानी कि अब हमें अभी जैसे मैंने पहले ही पढ़ा था कि जो विटामिन डी होता है ये हमारे शरीर में इसका संश्लेषण होता है, लेकिन इसके संश्लेषण होने के लिए सूर्य के प्रकाश की बहुत ही आवश्यक होती है। जो शरीर की हमारी कोशिकाएं हैं जो हमारे विटामिन डी को बनाती हैं, संश्लेषित करती हैं, उनको लिए सूर्य के प्रकाश की अति आवश्यक चीज़ है सूर्य का प्रकाश। जब सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर में पड़ता है तो हमारा शरीर विटामिन डी बनाता है। तो हम देख सकते हैं मक्खन, यकृत, अंडे, सूर्य का प्रकाश, मछली और दूध। तो इन चीज़ों को खाने से हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होती है और विटामिन डी का नाम हमारा कैल्सीफेरॉल है। आगे देखते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे रोग हो जाते हैं। ऑस्टियोमलेशिया यानी ये वयस्कों में काफ़ी पाया जाता है। इसका मतलब होता है जैसे हड्डियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होने जाना, ये जोड़ों में दर्द रहता है, इस टाइप का एक डिजीज़ है ऑस्टियोमलेशिया, जो नौजवानों में पाया जाता है, वयस्कों में पाया जाता है। इसके बाद रिकेट्स ये बच्चों में पाया जाता है। रिकेट्स का मतलब होता है जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं उनमें काफ़ी बच्चों के पैर अपने ऑटोमेटिक टेढ़े होने लगते हैं, यानी कि हड्डियाँ इनकी टेढ़ी होने लगती हैं। इसे हम दूसरी भाषा में सूखा रोग भी कहते हैं। सूखा रोग बच्चों में ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि जो विटामिन डी की कमी हो जाने से, या लोगों का कुछ का कहना होता है कि बच्चों को दूध ना मिला हो और खाना खाने लगते हैं छोटी उम्र पे, तो सूखा रोग हो जाता है इसमें। लेकिन काफ़ी हद तक इसमें विटामिन डी का अहम रोल होता है। तो विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। इसके रिसोर्सेज मक्खन, यकृत, अंडे, सूर्य का प्रकाश, मछली, दूध, अंडा है। इसके बाद ऑस्टियोमलेशिया इसके डिजीज़ हो जाती है इसकी कमी से। रिकेट्स बच्चों में हो जाती है जिसको हम सूखा रोग भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन ई की। दोस्तों विटामिन ई की बात करते हैं तो विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या नाम होता है दोस्तों? टोकोफेरॉल। यानी विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल होता है, यानी इसका जो रासायनिक केमिकल नेम या रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल है। और इसके बाद जो हमारे विटामिन ई के रिसोर्सेज हैं मूंगफली का तेल, गेहूँ, बादाम, सोयाबीन, अंडे की जर्दी, ये हमारे विटामिन डी के स्रोत हैं। इसके बाद हम देखते हैं जैसे कि विटामिन ई जो है, विटामिन ई के स्रोत हमने बता ही दिए, मूंगफली का तेल, गेहूँ, बादाम, सोयाबीन, अंडे की जर्दी। तो अब विटामिन ई से होने वाले रोग क्या होते हैं? तो विटामिन ई अहम रोल निभाता है हमारी प्रजनन क्षमता में। तो हम देखते हैं जननांग कमज़ोर हो जाना। इसमें दोस्तों एक चीज़ कहना चाहेंगे, जैसे कि जो हमारे जननांग होते हैं और उनकी जो पेशियाँ होती हैं उनको कमज़ोर हो जाना, तो ये विटामिन ई का अहम रोल होता है इसमें। इसके बाद में लास्ट में हम देखते हैं विटामिन के, ये हमारी आखिरी विटामिन है। तो इसको फेलोक्विनोन इसका जो रासायनिक नाम होता है फेलोक्विनोन। ठीक है। इसके जो रिसोर्सेज हैं अंडा, यकृत, दूध का उत्पाद, पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, अनार, ओलिव एवं कैनोला। तो अब विटामिन के का जो अहम रोल है वो होता किस चीज़ में है? चोट लगने पर रुधिर का थक्का ना जमना। दोस्तों बात क्या होती है, जो हमारी रुधिर होता है उसमें ऑक्सीजन जो होती है हीमोऑक्सीग्लोबिन नाम से एक लिक्विड बन के हमारे शरीर में बहती रहती है, यानी जो ऑक्सीजन जो ब्लड में इस एक केमिकल बन के बहती रहती है। तो उसी प्रकार में एक शरीर में फाइब्रोनेजन प्रोटीन पाई जाती है जो विटामिन के से इसका जो कैटालिसिस होके
एक अलग से प्रोटीन या एक थक्का बनाने का काम करते हैं। इन प्लेट्स को, इन ब्लड्स को कोगुलेट कर देते हैं, एक थक्का बना देते हैं। तो विटामिन डी का अहम रोल, जो चोट लगने पर रुधिर का जमना यानी रुधिर का ना जमना, रुधिर नहीं जमता है, ऐसे लोगों में रक्त का अतिस्राव होता रहता है और अतिस्राव से काफ़ी रक्त बह जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज हमने विटामिन्स के बारे में जाना और विटामिन्स के प्रकार के बारे में जाना, विटामिन्स के रासायनिक नामों के बारे में जाना। तो दोस्तों आई होप, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगा। और थैंक यू आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस प्रकार के और भी रोचक वीडियो पाते रहें। धन्यवाद।